अगर हमें ये प्रूव करना है A इज अ सबसेट ऑफ B, अगर हमें ये प्रूव करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे एक एलिमेंट अगर A को बिलोंग करता है और इंप्लाई कर जाए कि वो एलिमेंट B को भी बिलोंग करता है, तब होगा। हमें प्रूव करना है कि A इज अ सबसेट ऑफ B। कैसे प्रूव करेंगे? इफ A बिलोंग्स टू A, एक एलिमेंट है A स्मॉल वाला, मतलब एलिमेंट वो A सेट को बिलोंग करता है और इसका मतलब ये इंप्लाई कर जाए वो B को बिलोंग करता है, तो A इज अ सबसेट ऑफ B हो जाएगा। फर्स्ट थ्योरम तो ये है। सेकंड थ्योरम क्या है? इफ A is a subset of B and B is a subset of A, ये डबल इंप्लाई करता है क्या? डबल इंप्लाई मतलब A is equal to B, मतलब अगर दो सेट इक्वल है तो A B का सबसेट है, B A का सबसेट है, और A B का सबसेट है, B A का सबसेट है, क्या इंप्लाई करेगा? कन्वर्स वाली बात होगी ना। अगर ये हो जाएगा तो ये मान लेंगे, ये होगा तो ये मान लेंगे। ठीक है, अब मैं एक प्रूव करके दिखाता हूँ कैसे प्रूव करेंगे। देखो, show that this is example 30. Show that A union B is equal to A intersection B implies A is equal to B. अब आप लोगों से एग्जांपल ले लेते हैं, मैं एग्जांपल से नहीं करता। ठीक है, तो मैं पूछ लेगा एग्जांपल चलाओ करते हैं, वैसे नहीं करते। ठीक है, हमें बोला गया कि ये शो करना है तो A इक्वल टू B हो जाएगा। A इक्वल टू B कैसे प्रूव करेंगे? A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A, ऐसे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो अब A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B के इक्वल है। ठीक है, A यूनियन B का मतलब क्या होता है? एक एलिमेंट A को बिलोंग करता है और B को बिलोंग करता है। A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या होता है? एक एलिमेंट A को बिलोंग करता है एंड B को बिलोंग करता है। ठीक है, तो आप ऐसे स्टार्ट करोगे, लेट X बिलोंग करता है A यूनियन B। X एक एलिमेंट है जो A यूनियन B को बिलोंग करता है। सोच के देखो क्या मतलब हुआ इस बात का। इस बात का मतलब ये हुआ, तो यहाँ पे कहीं भी हो सकता है, जो X है वो यहाँ पे कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि X बिलोंग करेगा A इंटरसेक्शन B को बिलोंग करेगा, क्योंकि बोला हुआ है इसके इक्वल है। अभी क्या प्रूव करना है? A B के इक्वल है, और A B के इक्वल कब होगा? ठीक है, तो ऐसे भी लेट करेंगे X बिलोंग्स टू A, ऐसे लेट करेंगे यहां से X A को बिलोंग करता है। अगर A को बिलोंग करता है तो यूनियन को भी बिलोंग करेगा। अच्छा, अगर मैं बोलूं X A को बिलोंग करता है तो क्या जरूरी है इंटरसेक्शन को बिलोंग करेगा? क्या ये जरूरी है? जरूरी थोड़ी है, यहाँ पर हुआ, यहाँ भी तो हो सकता है। लेकिन अगर X A को बिलोंग करता है तो यूनियन को तो पक्का बिलोंग करेगा ना। अगर मैं बोलूंगा कि X A को बिलोंग करता है तो ये इंप्लाई कर जाएगा X बिलोंग करता है A यूनियन B को। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि X A को बिलोंग करता है तो ये क्वेश्चनेबल है कि X इंटरसेक्शन को बिलोंग करेगा, है ना। ये क्वेश्चनेबल है, जरूरी थोड़ी ना है। आगे बात समझ में? तो देखो, हमने क्या लेट किया? X A को बिलोंग करता है, तो हम श्योर होके कह सकते हैं कि X A यूनियन B को बिलोंग करता है। हम श्योर होके कह सकते हैं क्योंकि यूनियन इंटरसेक्शन B इक्वल है, तो हम बोल देंगे कि X A इंटरसेक्शन B को बिलोंग करता है। तो हम क्या श्योर होके कह सकते हैं कि X बिलोंग्स टू A एंड X B को भी बिलोंग करता है। ये हम श्योर होके कह सकते हैं। अगर इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है तो A को भी बिलोंग करता है, B को भी बिलोंग करता है। ठीक है, इसका मतलब यहां से A को भी करता है, B को भी करता है, तो मैं लिख दूं कि X B को बिलोंग करता है। X A को बिलोंग करता है और X B को भी बिलोंग करता है। इस बात का क्या मतलब हुआ? X, इसका मतलब क्या हुआ? A is a subset of B, A B का सबसेट। भाई A B का सबसेट कब होगा? जब A X A को बिलोंग करेगा और इंप्लाई कर जाए B को भी बिलोंग करता है, तो सबसेट हो गया। ये लॉजिक से होता है, पूरा सीक्वेंसिंग है, पूरी इसकी लॉजिक। आया समझ में? अभी मैं स्टेप का एक ही क्वेश्चन करूंगा, ज्यादा कर दिया तो
बाउंसर मारेंगे आपके ऊपर से। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके आना, फिर मैं आगे और क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। इसको पूरी प्रैक्टिस कर लेना और देख के नहीं करना, माइंड से करना कि हमने लॉजिक कैसे पकड़ा है। ये जितने भी क्वेश्चन है 10-12 क्वेश्चन है टोटल में आगे, सब में यही लॉजिक चल रहा होगा, सब में यही लॉजिक बार बार यही लॉजिक चल रहा होगा, ठीक है। चलो अब मैंने ये प्रूव कर दिया ए बी का सबसेट है, इक्वल प्रूव करना है। तो अब ये प्रूव करना पड़ेगा कि बी ए का सबसेट है। तो हमने फिर क्या लेट किया कि एक y है जो b को बिलोंग करता है, हमने b से स्टार्ट किया, y b को बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या होगा, एक मिनट, कोई चीज आगे वाली कि y बिलोंग करेगा a यूनियन b, तो यूनियन को बिलोंग करेगा, तो y बिलोंग करेगा इसको a इंटरसेक्शन b को। इसका मतलब y बिलोंग करेगा a को एंड y बिलोंग करेगा b को। तो ये बात श्योर होगी ना कि y b को बिलोंग करेगा, तो y सॉरी a को बिलोंग करेगा, बात श्योर होगी। y b को बिलोंग कर रहा है और इंप्लाई क्या कर रहा है, ये सब इंप्लाई कर क्या है, ये सब इंप्लाई कर क्या है, y b को बिलोंग करता था और इंप्लाई क्या किया, वो a को बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, b इज अ सबसेट ऑफ a फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2। हमने क्या देखा, a is a subset of b and b is a subset of a is equal to ठीक है। सर ये जो हमने x is belongs to and x belongs to b लिखा है, वो से सेकंड स्टेप के बाद से नहीं लिख सकते x belongs to a यूनियन b करना पड़ता है। नहीं, देखो अगर हम ये लिख रहे हैं कि x a को बिलोंग करता है, यहाँ पे कहीं बिलोंग करता है x, तो जरूरी नहीं है b को बिलोंग करता है, यहाँ भी हो सकता है। और क्योंकि यूनियन इंटरसेक्शन के इक्वल है इसलिए वो यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ आ गया, और यहाँ आने की वजह से वो b को बिलोंग करता है। और अगर a को भी बिलोंग करता है b को भी बिलोंग करता है तो a इज अ सबसेट ऑफ b। रिवर्स में हमने क्या किया, जब हमने b से स्टार्ट किया तो b इज अ सबसेट ऑफ a। इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, इसको नोट डाउन कर लो, इसको प्रैक्टिस कर लेना। बाकी क्वेश्चन इस टाइप के हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ एक क्वेश्चन बहुत है इस टाइप का करना, आप टोटली कंफ्यूज हो जाओगे। इसको प्रैक्टिस कर लो भाई, माइंड में लॉजिक सेट कर लो इसका लॉजिक। हमने क्या समझ आया, हमने ये थ्योरम यूज करी है दोनों, पहले हमने सबसेट प्रूव किया, फिर दूसरी तरफ से सबसेट प्रूव किया, अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट है वो इक्वल हो गए, बस ये कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना है, ठीक है। मैंने आपको जो बताया था ये वाली थ्योरम्स कराई थी, मैंने कहा इनको जरा अच्छे से समझ लो, आगे यूज आएगी प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चन में। अभी भी इसको समझ लो एक बार, ये दोनों को समझ लो और इस एग्जांपल को समझ लो। इसके ऊपर 10-12 क्वेश्चन बनेंगे, वो बाद में करेंगे, ठीक है। पहले इसको जरा अच्छे से डाइजेस्ट कर लो, समथिंग न्यू टू यू। इस टाइप के क्वेश्चन आपने लॉजिकल रीजनिंग से पहले कभी नहीं किए, आपने मैथमेटिकली क्वेश्चन को किया है, ये लॉजिकल रीजनिंग का आपने फर्स्ट टाइम एक्सपोजर हो रहा है। सब लॉजिक से आपने पूरा डिराइव किया है, इस लॉजिक को पहले ग्रास्प करो फिर आगे वाले क्वेश्चन करो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई कि अगर ए को बिलोंग करता तो पक्का यूनियन को बिलोंग करेगा, और अगर ए को बिलोंग करता है ये डाउटफुल है कि वो इंटरसेक्शन को बिलोंग करेगा, इसलिए हम हमेशा यूनियन में ट्रांसफर कर गए यहाँ पे। इसलिए हम पहले हमने इंटरसेक्शन नहीं लिखी, पहले हमने यूनियन लिखी, बात याद रखना। यहाँ पे मैंने सीधे ए को बिलोंग करता, मैंने सीधे इंटरसेक्शन नहीं लिखी, पहले मैंने यूनियन लिखी, लेकिन यूनियन इंटरसेक्शन में इक्वल थी, इसलिए मैंने एक स्टेप में इंटरसेक्शन लिख दी। तो वो इक्वल भी नहीं होता, फिर नहीं लिखते, क्योंकि वो इक्वल है तभी तो इक्वल टू बी आ रहा है, वरना नहीं आता वो इक्वल।
तो देखो पहले स्टेप में यूनियन लिया क्योंकि उसके लिए श्योर है, और फिर नेक्स्ट स्टेप में इंटरसेक्शन स्थिति क्योंकि वो गिवन था। हमने स्टार्ट इंटरसेक्शन से नहीं किया क्योंकि इंटरसेक्शन से स्टार्ट नहीं कर सकते हम। अगर एक साइड ए को बिलोंग करता है तो जरूरी नहीं इंटरसेक्शन को बिलोंग करेगा। यूनियन एक किसी सेट को बिलोंग करता है तो यूनियन को पक्का बिलोंग करेगा, इसलिए हमने श्योर होके ये लिख दिया। ये चीज अनश्योर है, ये डाउटफुल है। मैंने क्वेश्चन मार्क दिया है कि अगर ए को बिलोंग करता है तो इंटरसेक्शन को बिलोंग करेगा, ये डाउटफुल है। डाउटफुल को इंप्लाई नहीं करेंगे, हम किसको इंप्लाई करेंगे? जो सर्टेन होगा। प्लीज आपको बात समझ में आ गया हमने कैसे स्टार्ट किया? तो स्टेप समझने आपको। हमने नेक्स्ट टू स्टेप, इस स्टेप के बाद ये पे क्यों आए, फिर ये इस पे क्यों आए, और अगर इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है, ए को भी बिलोंग करता है, बी को बिलोंग करता है, ये बात पक्की होगी ना, बी को बिलोंग करता है, ये बात पक्की होगी, बी को बिलोंग करता है, तो ये बात पक्की होगी, बी को बिलोंग करता है, तो ए को बिलोंग करता है इंप्लाई कर रहा है कि बी को बिलोंग करता है, तो सबसेट हो गया। तो सबसेट हो गया इस वाली थ्योरम के हिसाब से। सिमिलरली हमने वहां से देखा, अब जब ए बी का सबसेट आ गया और बी का सबसेट ए आ गया, तो क्या इंप्लाई किया? ए बी को ला दिया, बस हो गया। मैंने जो थ्योरम लिखने की जरूरत पड़ेगी अब हम ए इक्वल टू बी साइड में लिखोगे ना, ये इक्वल टू बी बिकॉज़ ये लिखोगे ना, बिकॉज़ ए सबसेट ऑफ बी एंड ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, तो दे आर इक्वल। क्लियर? अच्छा किसी पूछो, अगर मैं बोलूं कि एक सेट ए को बिलोंग करता है तो आप क्या श्योर होकर बोल सकते हो? और क्या बोल सकते हो? अगर एक देखो याद रखो, अगर ए को बिलोंग करता है तो आप क्या इंप्लाई कर सकते हो? वो ए जो है ए यूनियन बी को बिलोंग करता है, ये तो श्योर हो। क्या ये भी इंप्लाई कर सकते हो कि ए बिलोंग करता है ए माइनस बी को? हाँ श्योर हो सकते हैं, होगी ना यहाँ पर तो हम वो भी सॉल्व कर सकते हैं इंटरसेक्शन भी ताकि वो का इंटरसेक्शन देखो तो इसको नहीं श्योर कर सकते आप, ना इसको अकेले को श्योर कर सकते हो, ना इसको अकेले को श्योर कर सकते हो। समझ लो बात को भाई, आपने ध्यान से समझना, ये आगे आगे वाले क्वेश्चन में आएगा यूज। अगर एक एलिमेंट ए को बिलोंग करता है, अब ए सेट में देखो, ए सेट में एक ही एलिमेंट है और हमारा कुछ इस तरह से बन रहा है, और बी सेट में मान लो है 1 2 3, तो इसकी सिचुएशन क्या बनेगी? 1 2 3 क्या हो सकता है? ये भी तो हो सकता है, और यहाँ पर हो और 2 3 यहाँ पर हो। तो अब वो डिपेंड करेगा ना बी के ऊपर। तो अगर आप ए के बारे में श्योर हो कि एक एलिमेंट ए को बिलोंग करता है, तो वो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। हम श्योर नहीं है ना कहां हो सकता है, लेकिन यूनियन में पक्का होगा। तो ना इसको श्योर ले सकते हो, ना इसको श्योर ले सकते हो, इसको श्योर ले सकते हो। अगर एक एलिमेंट ए को बिलोंग करता है, आप श्योर नहीं हो ए माइनस बी को बिलोंग करेगा, आप श्योर नहीं हो कि इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करेगा, लेकिन किसके लिए श्योर हो? यूनियन को बिलोंग। ये बात को समझ के चलना है, आगे के क्वेश्चन से। ठीक है, तो आगे एग्जांपल करते हैं। डाउट नहीं आ रहा? ठीक है, जब आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल अपने पूरे माइंड से सोच समझ के बिना देखे अपने लॉजिक से हटे भी गए, याद नहीं करना, माइंड से लॉजिक से कर लोगे, फिर मैं अगले वाले क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तब आपको बड़े आराम से समझ में आएगा, क्योंकि अभी आज पहला दिन है इस क्वेश्चन का, घर पे प्रैक्टिस करेंगे। Now next example, example 28 देख लो। It says इक्वालिटी दिखा रखी है, कोई बात नहीं, आप उसमें कुछ भी नहीं है, उसके एलिमेंट्स उसमें हैं तो इक्वल हो गए। रिपीटेशन कोई मैटर नहीं करता, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, छोड़ दो।
-1 0 1, ये 3 एलिमेंट का एक सेट है। इसके सबसेट लिखने हैं। आपको मालूम है कितने सबसेट होंगे? 2 पावर 3 8 होंगे सबसेट। वो क्या हो गया? हमने एग्जांपल ले लिया था, एबीसी का दिया था, A1 का दिया था। कर सकते हो अगर नाम से, छोड़ दो उसको। एग्जांपल 30 मैंने करा दिया, 31 बाद में करेंगे। चलो 32, एग्जांपल 32 वैसे मैं आपको करा चुका हूँ। 32 में क्या है? मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ 1000 कंज्यूमर्स। हम ऐसा भी एग्जांपल पहले कर चुके हैं। तो यूनिवर्सल में मैंने डाल दिया 1000, ठीक है, एंड रिपोर्टेड 720 कंज्यूमर लाइक प्रोडक्ट ए, 720 कंज्यूमर लाइक प्रोडक्ट ए, number in universal is 1000 and 450 like product B, 450 like product B. What is the least number that must have like both the product? अब देखो, कम से कम यहाँ कितने होंगे? कम से कम लीस्ट पूछ लिया होगा। अब देखो जरा ध्यान से, इसको कैसे करेंगे? नंबर ऑफ यूनिवर्सल इज लेस देन मोर देन इक्वल टू, है ना, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसे वैल्यू पुट करते हैं 1000। अभी आपको सॉल्व भी करना, लॉजिक भी पकड़ना माइंड में कि आप इसका लॉजिक समझो, ठीक है। कम से कम इसमें ए इंटरसेक्शन बी में कम से कम कितने होंगे? और चलो देखते हैं यहाँ पर कितना होगा। ये क्या दिखा रहा है? ए इंटरसेक्शन बी में 170 या 170 से मोर होंगे। 170 या 170 से मोर होंगे, मतलब कम से कम 170 हो। अब मान लो कम से कम मैं यहाँ पे 170 रख दूं, मान लो कम से कम, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? उसका रीजन ये है, उसका रीजन क्या है? देखो, एन ए एन यूनिवर्सल इज मोर देन इज इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एन, इसका मतलब हुआ ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ यू। ए यूनियन बी उसका सबसेट है। ए यूनियन बी से बड़ा नहीं हो सकता। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी जो है, यहां से ए यूनियन बी आएगा, ए यूनियन बी आएगा इससे, और ए यूनियन बी या तो यूनिवर्सल के इक्वल आएगा या यूनिवर्सल से छोटा आएगा, यूनिवर्सल से बड़ा नहीं आ सकता, ठीक है ना। ये आपको लॉजिक ध्यान रखना है। तो 170 मिनिमम हो सकते हैं, यहां से हमने कैलकुलेट करके देखा। अगर 170 मिनिमम होंगे तो सोचो यहाँ पर कितने होंगे? यहाँ पे वो बी में, हाँ, 450 माइनस 170 तो कितने होंगे? 0 8, यहाँ पे 3 280, यहाँ पे 280। अच्छा, अब ए में कितने होंगे जरा सोच के देखो। यहाँ पे 170 रखे तो 720 माइनस 170, ठीक है, कितना हो गया? 550। तो यूनिवर्सल में कितने हो गए? 550 प्लस 170 प्लस 280। हजार से ज्यादा तो हो नहीं सकते ना। तो यहाँ पर हमारे पास आ गए मेरे, तो 170 मिनिमम आ गए। आप इस तरह से फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बता दो कि इंटरसेक्शन में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? ये तो मिनिमम निकाल दिया, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? सोचो लॉजिकली। मिनिमम सोच रहा है कि बोथ जो एयर भी बोथ लाइक कर रहे हैं वो मिनिमम 170 आ रहे हैं। हाँ, कितने आ सकते हैं?
450 एग्जैक्टली। देखो तब कैसे होगा, अब सिचुएशन क्या होगी, आपने लॉजिक को काट दिया, ये यहाँ पर आया 450 बी में, और ए में कितना आएगा, ए में कितना है 720। यहाँ पर कितने बचेंगे, यहाँ पर ओनली ए में 720 माइनस 450, यूनिवर्सल में कितने 1000। ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ, कंप्लीट आपको नहीं समझ आ रहा, अभी समझा रहा हूँ। और 12 माइनस 5 कितना आ गया 7, 270 यहाँ पर आ गए। मतलब जो बी है, जो बी लाइक कर रहे हैं वो ए भी लाइक कर रहे हैं, इंटरसेक्शन पूरी की पूरी कवर हो गई बी सेट में। और यहाँ पर कितने बचे अब, कितना हो गया हमारा 720, 280 ऐसे आ गए जो दोनों लाइन नहीं करते। तो ये आपको रेंज वाला क्वेश्चन आ सकता है, रेंज कि मिनिमम नंबर, इसका तरीका बताता हूँ, याद रखिएगा। अगर मिनिमम और मैक्सिमम का क्वेश्चन आ जाए, मिनिमम क्वांटिटी कितनी होगी इंटरसेक्शन में, आप इस फॉर्मूले से निकाल देते, ये मिनिमम हो जाएगी। मैक्सिमम कैसे होगी, जो दोनों सेट में छोटे वाला है उसको इंटरसेक्शन में डाल देना और फिर बाकी को ब्रेक कर देना। तो यहाँ पर ये जो है हमारी मैक्सिमम आ जाएगी इंटरसेक्शन, इससे ज्यादा नहीं जा सकते। कैसे जा सकते ज्यादा, बी में 450 है, वो सारे के सारे इंटरसेक्शन में चले जाएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं जा सकते ना। तो जो कम क्वांटिटी है उसको पूरा इंटरसेक्शन में ले जाओ। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, जो एन ए इंटरसेक्शन बी है वो कम से कम 170 जा सकती है, 170 की इक्वल जा सकती है, क्या कितनी जा रही है 450। बस ये आपको ये याद रखना है, ये भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि मिनिमम और मैक्सिमम रेंज कितनी हो जाएगी। समझ में आया कैसे लॉजिक आ रहा है इसका। मिनिमम आपने फॉर्मूले से निकाल लिया, मैक्सिमम के लिए जो छोटी वैल्यू है उसको पूरे को इंटरसेक्शन में डाल दिया, छोटी वैल्यू को पूरे को इंटरसेक्शन में डाल दिया, बाकी वही आपकी मैक्सिमम हो जाएगी। अगर मान लो ए की क्वांटिटी 350 होती तो 350 जाता है इंटरसेक्शन में, से ज्यादा नहीं जा सकता था, क्योंकि आप सारे ए को ले लोगे ना इंटरसेक्शन में, बाकी का क्या, और एक्स्ट्रा तो नहीं ला सकते ना। तो ये लॉजिक आपको ध्यान, इसको नोट कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने मतलब एग्जाम्पल 32 करा के इसके साथ नेक्स्ट पार्ट भी करा दिया, मैक्सिमम वाला भी करा दिया। इसमें क्वेश्चन ने दे नहीं रखा, लेकिन आपने मिनिमम मैक्सिमम दोनों समझ लिया इसके थ्रू। आगे जो वर्कशीट दी है उसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे मिनिमम मैक्सिमम टाइप वाले, ठीक है। क्लियर हुआ, इसको नोट डाउन करो। जब भी हम कोई क्वेश्चन करेंगे तो उसको टाइप ऑफ क्वेश्चन लेकर के उस जैसे और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी कवर करेंगे। ये सारी वर्कशीट में मिलेंगे आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे आपको क्लियर हुआ, पक्का नहीं हो तो पूछ लेना, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल टेक करो फिर। तो नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल नंबर 33। तो कैसे से वीडियो कर चुके हैं। आउट ऑफ 500 कार ओनर्स
इन्वेस्टिगेटेड, कितने इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं? 500। उसमें देखा कि 400 के पास कार ए है, 400 के पास कार ए है और 200 के पास कार बी है। ठीक है, अब मुझे बताओ क्वेश्चन, बाकी का छोड़ दो, दोनों कार कितने लोगों के पास हो सकती है मिनिमम? हाँ 200 कैसे? 100 हाँ 100। देखो क्या फॉर्मूला है, एन यूनिवर्सल इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो कितने हैं? 500 इज इक्वल टू 400 प्लस 200 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो उधर जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 6 minus 5 इक्वल टू इज मोर देन इक्वल टू इक्वल टू 100। मतलब 100 हो सकती है, 100 से ज्यादा हो सकती है ना? अच्छा, मैक्सिमम कितनी हो सकती है दोनों के पास का? हाँ 200 200 ये मैक्सिमम हो सकती है 200। अभी हमने आगे क्वेश्चन नहीं किया, अभी बीच में रोक करके हमने एक अलग बात पूछी। तो हमने क्या लिखा, जो इंटरसेक्शन की रेंज है एज पर गिवन कंडीशन, वो 100 से 200 तक वेरी कर सकती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 50 है जिनके पास दोनों कार है, पॉसिबल है डेटा? नहीं। इज दिस डेटा करेक्ट? नो, दिस डेटा इज नॉट करेक्ट, बिकॉज रेंज तो इतनी आ रही है ना, रेंज तो आप निकाल चुके हो। रेंज क्या होती है? मिनिमम टू मैक्सिमम। तो आपने रेंज निकाल ली, कैसे निकाली? फॉर्मूले में पुट किया, फॉर्मूले में पुट करा, मिनिमम पता चल गया 100, मैक्सिमम क्या होगी? जो लोअर सेट है उसकी वैल्यू मैक्सिमम जाएगी, तो मैक्सिमम इतनी। वो कहता है कि क्या ये पॉसिबल है कि 50 हो इंटरसेक्शन? तो डेटा इनकरेक्ट है, 50 नहीं हो सकती। 50 क्यों नहीं हो सकती? नेगेटिव पे चला जाएगा 50 रखते। समझ में आ गया? तो बस आप ये दिखा दो, क्या दिखाओगे? एन ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ एन यू। वो इससे बड़ा नहीं हो सकता, यूनियन यूनिवर्सल से बिगर नहीं हो सकता। यूनियन कैन नेवर बी लार्जर देन यूनिवर्सल, तो डेटा इज इनकरेक्ट। समझ आ गया? तो अब आपको रेंज निकालनी आ गई है, जो पूछी नहीं गई आपसे, लेकिन आपने रेंज समझ ली। These type of question do come in exam, रेंज वाले। मिनिमम तो सिखा दिया इन्होंने, मैक्सिमम नहीं सिखाया अभी एनसीईआरटी में। तो आपने मैक्सिमम भी सीख लिया, मतलब आपने रेंज भी सीख ली। मिनिमम टू मैक्सिमम कितनी रेंज हो सकती है इंटरसेक्शन की। क्लियर है? चलो, तो ये आपका हो गया। तो इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। एग्जांपल 34 करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 3 सेट की बात हो रही है, ठीक है, कि कैसे करेंगे देखते हैं। इसको मेन डायग्राम से करेंगे। हाँ क्लियर कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद केस स्टडी भी बन के आ जाती है इस टाइप के क्वेश्चन के ऊपर। इसको करते हैं, चले क्लियर, नोटेड। हमारे पास है, एक बात को ध्यान से पढ़ना है। A college awarded 38 medals in football. Number of medals in football 38. 15 in basketball. Basketball में 15 and 20 in cricket. ठीक है? These medals went to a total of 58 men. Total है 58. And only 3 men got medal in all the 3 groups. जिनको तीनों को, ऐसे 3 लोग हैं जिनको फुटबॉल में भी मेडल मिला है, बास्केटबॉल में भी मेडल मिला है और क्रिकेट में भी मेडल मिला है। ठीक है? How many received medal in exactly 2 of these? Exactly
एग्जैक्टली टू ऑफ द स्पोर्ट्स फाइंड कर। तो अब हम इसको टू ऑफ द थ्री स्पोर्ट्स, ठीक है, इसको हम करेंगे वेन डायग्राम से। कैसे करेंगे? अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको एक चीज नहीं दे रखी, everyone get at least one medal। everyone get at least one medal इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर खाली है, हर किसी को कोई ना कोई गोल्ड मेडल जरूर मिला है। अगर हम 58 लोगों की बात कर रहे हैं तो ऐसा कोई भी नहीं है जिसको एक मेडल भी नहीं मिला, ठीक है। तो ये हम लेके चलेंगे। वैसे भी क्या लिखा है, these medal went to a total of 58 men। अगर 58 पीपल को ये मेडल मिला है तो ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ पर नहीं लोग। क्लियर? चलो अब यहाँ पे लिखते हैं हम फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट। ये जो अंदर वाला है तीनों वाला का इंटरसेक्शन में 3 आ गया, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है एग्जैक्टली टू ऑफ द स्पोर्ट्स। तो एफ एंड सी एग्जैक्टली इरोमेट, एग्जैक्टली मतलब सिर्फ फुटबॉल और क्रिकेट में मिल रहे हैं उसको। एग्जैक्टली का मतलब होता है फुटबॉल क्रिकेट में मिल रहे हैं, बास्केटबॉल में नहीं मिला, इसको एक्स मान लो, ठीक है। समझ में आए? खाली ये एक्स है ये वाला, उसको छोड़ दो। एग्जैक्टली पूछा उन्होंने, फुटबॉल और क्रिकेट का टोटल नहीं पूछा, यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन नहीं पूछी, सिर्फ फुटबॉल और क्रिकेट में। तो ये वाला रीजन आंसर। फिर बोला है एग्जैक्टली ऑफ द टू, तो टू में क्रिकेट एंड बास्केटबॉल भी हो सकता है एग्जैक्टली, इसको हमने एक्स मान लिया, इसको हमने वाई मान लिया, क्या बी एंड सी को वाई मान लिया, ठीक है। एग्जैक्टली फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, इसको हमने जेड मान लिया, ठीक है। ओके, अब ये देखो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान, ठीक है। मालूम है किसको ए माना है? फुटबॉल ओनली। बी किसको माना है? क्रिकेट ओनली। और सी किसको माना है? बास्केटबॉल ओनली। अब यहां से आपको क्या फॉर्मूला बन रहे हैं? देखो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 58। ये फॉर्मूला तो मिला आपको, सब्ट्रैक्ट टोटल करके 58 आ जाएगा, प्लस 3 नहीं आएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 58। समझ में आ रहा है? तो हमारे पास क्या आया? ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, इसको मैं इकट्ठा कर देता हूँ, ये तो फाइंड करना है एग्जैक्टली टू ऑफ द स्पोर्ट्स। तो ये फाइंड करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड फाइंड करना है, व्हिच इज इक्वल टू 58 माइनस 3 कितना हो गया? 55। ओके, अच्छा अब देखो यहाँ पर मुझे क्या मालूम है? मुझे मालूम है एन एफ इज इक्वल टू 38 which is equal to a plus x plus z plus 3, ठीक है। यहां से क्या आया? 35 आया, is equal to a plus x plus z, ठीक है। तो मैं ए बी सी को एलिमिनेट करता हूं, मुझे तो एक्स वाई जेड चाहिए ना। तो ए बी सी की वैल्यू क्या आ रही है? 35 माइनस एक्स माइनस जेड, मेरे पास आ गया ए की वैल्यू। मैंने ए बी सी को कन्वर्ट करो एक्स वाई जेड की टर्म्स में, क्योंकि मुझे एक्स वाई जेड फाइंड करना है। नेक्स्ट देखो, एन बास्केटबॉल क्या है? कितना है? 15। और 15 किसके इक्वल है? बास्केटबॉल y प्लस z प्लस c प्लस 3, ठीक है। अब मैं यहां पर इसको उधर ले आऊं, 12 इज इक्वल टू y प्लस z प्लस c। तो c क्या हुआ? इक्वल 12 माइनस y माइनस z। ये मेरे पास c की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा रहेगा? क्रिकेट। क्रिकेट में क्या है?
डिफरेंट का टोटल कितना है 20 which is equal to डिफरेंट का है ये x plus y plus b plus 3 आ गया। तो यहां से क्या अप्लाई करेगा b कितना हो जाएगा b हो जाएगा 17 माइनस x माइनस y ये b आ गया। ये abc की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं मैं। तो a की वैल्यू कितनी आई a की वैल्यू आ गई 35 माइनस x माइनस z। b की वैल्यू कितनी आई b की वैल्यू 17 माइनस x माइनस y और c की वैल्यू कितनी आई 12 माइनस y माइनस z इज इक्वल टू ये x से एक x कैंसिल हो गया तो वो भी प्लस वाला लिख दो प्लस x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 55। तो x कैंसिल हो गया एक y कैंसिल हो गया एक z कैंसिल हो गया। ठीक है x y z को उधर भेज दो x प्लस y प्लस z उधर चला गया पॉजिटिव हो गया। बाकी कर ले आओ 35 प्लस 17 प्लस 12 कितना हो गया 64 और 55 इधर आ गया माइनस 55 तो कितना हो गया 9। एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में देयर आर 9 पर्सन्स। ठीक है एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में 9 पर्सन है। क्लियर ऐसे इसको नोट डाउन कर लो। प्रूविंग वाले क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारे ट्राई कर लो एनसीईआरटी के और वर्कशीट वाले ट्राई कर लो। जहां पे डाउट आएगा मेरे से पूछो। बाकी प्रूविंग वाले मैं आपको अलग से कराऊंगा तो प्रूविंग वाले वर्कशीट में छोड़ देना। बेटा उसमें आपकी बुक में है नहीं क्वेश्चन इसकी पिक्चर क्लिक कर दो। हाँ और उसमें क्लियर हुआ आपको आपने यूट्यूब सेट कर दिया आपने कर दिया ना अगर ये यूट्यूब आपने कर दिया था ना अगर ये यूट्यूब पर जाओ सब लोग यूट्यूब पे सर्च करो इजीली एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस इजीली आपने कंप्लीट कर लिया था नहीं तो यूट्यूब पे इजीली एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस टाइप कर लो
इसमें काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस है, प्लस कुछ मैं लेक्चर्स भी इस पे डाला करूंगा रिकॉर्डिंग के आगे। ठीक है, तो ये सब्सक्रिप्शन रखो, इसको काम आएगा आपको। तो प्रॉपर फॉर्मेट में सारे लेक्चर्स और इम्पोर्टेंट टिप्स मिलेंगे आपको, इसको सब्सक्राइब कर दो। जल्दी देखो क्या मिलेगा आपका, हो गया दृश्य आपका। और इसका शीट का प्रिंट आउट रखना अपने पास स्लाइड से। ठीक है,
एनसीईआरटी में कोई डाउट है? गिविंग वाली छोड़ दो और मैं सेपरेटली करेंगे, मैं एग्जांपल्स कराऊंगा और अगर आपसे नहीं होगा तो मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा, अगर आपको इसका लॉजिक समझना होगा वर्कशीट भी ट्राई कर लो तो नहीं होगा।
हेलो, हाँ, ये तो ब्राउज कराऊंगा कुछ भी आप ये वाले क्वेश्चन तो बाद में कराऊंगा, बड़ा ट्राई करना मैं सारे प्रूविंग वाले मतलब कंफ्यूज हो जाओगे। आंसर नंबर इसका फर्स्ट का ए पार्ट है, तो ये वाला क्वेश्चन का मतलब 2.9 फिर क्वेश्चन का है एक्सेस का क्वेश्चन नंबर का ए से डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट व्हिच सेट आर सबसेट ऑफ अनदर बराबर ठीक है सेटिस्फाइंग और ऐसी क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन फॉर्म में कौन कौन आएगा सर तो वो मेंशन करता है कि x square minus 8x plus 12 x square minus 8x plus 12 equal to 0 इसमें फैक्टराइज करोगे तो x 12 को 6 2 जा x square minus 6x minus 2x plus 12 equal to 0 x x minus 6 minus 2 x minus 6 equal to 0 x minus 6 और x minus 2 इन सेट में क्या क्या आ गया माइनस 6 आ गया ठीक है टी सेट में 2 4 6 7 सी सेट में कौन है कौन है हां एकदम से ऊपर x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 दिया है सर इसमें रियल नंबर का नेगेटिव लिख कर नेगेटिव लिख सकते हैं अच्छा तो ये सेट हमारा 2 और 6 है अब रियल नंबर दे रखा है कि में n बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस 2 को सेटिस्फाई करेगा तो भी दे देंगे तो सेटिस्फाई कर रहा है माइनस 2 करके देखो पर बात नहीं है अब देखिए देखो माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 8 into माइनस 2 ठीक है माइनस 8 पूरा ठीक है समझ में आ गया स्टार्टिंग में मैंने एक चीज बोली थी
कि कोई भी मैथ्स में आगे बढ़ने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ। ठीक है, नहीं तो फिर कंफ्यूज ही हो जाओगे। ठीक है, कौन सा होगा? हाँ? आंसर चेक करो बाकी क्वेश्चंस के। फंडिंग से वैल्यू का आप किसी को लगा सकते हैं कि आप दे रहे हैं के साथ इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इसलिए दो को आ गया है ये बात जोड़ो, मैं मुझे डालो -3 7 कैसे है कुछ आंसर इससे काफी कमी है। इसमें है नहीं रियल नंबर है बेटा, रियल नंबर एज इंटरवल लिखते हैं। हाँ, इंटरवल में लिखते हैं प्राप्त करनी नहीं लगेगा, करनी नहीं लगेगा इंटरवल में। इंटरवल में करनी नहीं लगता, ओपन क्लोज लगते हैं। इस साइड से क्लोज मतलब -3 को लेना है, उस तरफ से ओपन मतलब 7 को नहीं लेना है। इसके बिटवीन के सारे नंबर आ जाएंगे नंबर लाइन में। -3 इसको लेना है, 7 नहीं लेना है। ये होगी इसकी शेडिंग, इसके बीच के सारे नंबर हो गए। ठीक है, तो मैं
देख लो, हाउ मेनी एलिमेंट पावर सेट ऑफ ए, एक सेट में अगर 3 एलिमेंट्स है, पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 3 एलिमेंट्स होंगे पावर सेट ऑफ ए, एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट प्रॉपर सबसेट नहीं पूछा कि मतलब पावर सेट, ठीक है।